राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट करते जाइए। और मैं आपको यह भी कह रहा था बच्चों कि जल्द ही एचएससी कोई धमाका कर सकती है, अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, तैयारी में जुट जाइए। और एचटेट जो 21-22 नवंबर का जो कंफर्म हुआ है बच्चों, तो मैं आपको यहां एक जानकारी यह देना चाहता हूं कि आपका इंतजार खत्म हो गया है। जो बच्चे, बहुत से बच्चे पेड कोर्स के लिए पूछ रहे थे, तो वो इंतजार आपका अब खत्म हुआ। और अब जो है आप हमारे जो ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जो आप कर सकते हो बच्चों डाउनलोड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐप का नाम है केसी ऑनलाइन क्लासेज। क्या नाम है? केसी ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप का नाम है। तो आप जो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से यानी कि 5 अक्टूबर से आपको ट्रायल क्लासें उसके अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे आप उसको बच्चों परचेज करोगे कोर्स को, तो आपको बाकी जो क्लासेज है वो रेगुलर अंतराल पे जो हैं वो रेगुलर आपको क्लासेज जो मिलती रहेंगी। तो बच्चों, प्ले स्टोर पर केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से जो है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एचटेट, इसके अलावा एचएसएससी और दिल्ली पुलिस के जो कोर्स हैं वो हमने आज 5 तारीख से आपके लिए अनाउंस कर दिए हैं। और 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जो बच्चा एडमिशन लेता है उसके लिए विशेष वेलकम ऑफर भी रखा है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों अंबाला की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 5 अक्टूबर से होम आइसोलेशन ऐप लॉन्च करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं? बच्चों, आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज ने अंबाला शहर में जो है हॉस्पिटल जो बेड से रिलेटेड जो ऐप था, इसके अलावा होम आइसोलेशन जो ऐप था वो लॉन्च किए थे। और उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बढ़िया पहल है, संभवतः ये भारत में पहला मौका है कि इस तरह का ऐप जो है लॉन्च किया गया है। और जल्दी हम इसको प्रदेश स्तर पर भी लागू करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, उसी के तहत हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो बच्चों गृह मंत्री हैं, इसके अलावा जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी इनके पास है, अर्बन लोकल बॉडीज भी बच्चों इनके पास है, आयुष मंत्रालय भी इनके पास है और चिकित्सा शिक्षा एवं शोध मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने अब 5 अक्टूबर से होम आइसोलेशन ऐप जो है वो लॉन्च करने के निर्देश दे दिए हैं। किसने? श्री अनिल विज ने। श्री मनोहर लाल, आप जानते बच्चों हमारे मुख्यमंत्री हैं, करनाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। श्री अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री भी हमारे सीएम साहब हैं। पहला हरियाणा में मौका जब किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। हमारे सिंचाई मंत्री भी कौन है? हमारे जो सीएम साहब है श्री मनोहर लाल जी। इसके अलावा कंट्री, टाउन जो अर्बन स्टेट जो है वो भी इन्हीं के पास है। वास्तुकला का डिपार्टमेंट भी बच्चों, इसके अलावा जनसंपर्क एवं भाषा का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, आवास जो डिपार्टमेंट है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी बच्चों इनके पास है। इसके अलावा जो कोई भी मंत्रालय दूसरे मंत्री को नहीं दिया गया वो इनके पास है। सीआईडी भी इन्हीं के पास है बच्चों। दुष्यंत चौटाला हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं बच्चों। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। राजस्व में आपदा प्रबंधन, इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें, इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके अलावा बच्चों उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी बच्चों किनके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। श्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है। किसके हिसाब से? अक्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अक्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? लोहारू है बच्चों।
तो मूलचंद शर्मा हमारे परिवहन मंत्री हैं बच्चों। इसके अलावा खनन एवं भूविज्ञान मंत्री भी यही है। इसके अलावा बच्चों कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय भी किनके पास है? श्री मूलचंद शर्मा के पास है। तो बच्चों इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बच्चों, निम्न में से किस जिला मुख्यालय को नगर परिषद बनाने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 973 की धारा 2A में संशोधन किया गया है? बच्चों हाल ही में एक संशोधन हुआ था, आपको ध्यान हो, जिसके अंतर्गत कौन सा संशोधन? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 2A में संशोधन किया गया था। उसमें यह कहा गया था बच्चों कि हर जिला मुख्यालय जो है वहां जिला परिषद होगी, सॉरी नगर परिषद होगी। हर जिला मुख्यालय पर क्या होगी? नगर परिषद होगी। भले ही वो उसकी कंडीशन को पूरी ना करता हो, भले ही उसकी आबादी कितनी ही कम क्यों न हो, लेकिन हर जिला मुख्यालय पे क्या होगी? अब एक नगर परिषद होगी। ठीक है, तो ये किसको नगर परिषद बनाने के लिए, किस जिला मुख्यालय को नगर परिषद बनाने के लिए यह संशोधन किया गया था? तो बच्चों यह संशोधन किया गया था नूह को, क्योंकि नूह की आबादी बहुत कम है बच्चों, जो कि नगर परिषद के लिए जितनी आबादी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करती। लेकिन प्रत्येक जिला मुख्यालय पर क्या होनी चाहिए? नगर परिषद। तो इसको नगर परिषद बनाने के लिए, जो इसकी आबादी जो लगभग 25,000 के करीब है, इसको नगर परिषद बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। लेकिन बच्चों यहां एक डाउट पैदा हो गया, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, एक डाउट पैदा हो गया। वहां अगर संशोधन में यह तो लिखते तो ठीक था कि जो नूह मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय, वो अब आगे से नगर परिषद होगा, भले ही उसकी आबादी कितनी हो। लेकिन बच्चों यहां यह लिख दिया गया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय एक नगर परिषद होगा। और आप एक बात जानते हो बच्चों, पहले से ही हमारे यहां 10 नगर निगम हैं जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है। 3 लाख से आबादी जिनकी ज्यादा है वो नगर निगम है 10। लेकिन ये जो नया कानून आया ये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि इस कानून के अनुसार क्या कि हर जिला मुख्यालय जो है वो नगर परिषद होगा, भले ही उसकी आबादी कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई इससे कि जो 3 लाख, जिन जिला मुख्यालयों की 3 लाख जो आबादी, जो 10 नगर निगम घोषित हुए, क्या कानून के हिसाब से वो भी नगर परिषद होंगे? यह भ्रम यहां पैदा हो गया है, क्योंकि सिर्फ इस संशोधन में यही लिखा गया कि हर जिला मुख्यालय जो है वो नगर परिषद होगा, भले ही उसकी आबादी कितनी भी क्यों ना हो। जबकि यह लिखना चाहिए था कि जो नूह जिला मुख्यालय है उसको नगर परिषद जो है वो जो माना जाएगा, भले ही उसकी आबादी कितनी भी क्यों ना हो। तो नूह के बारे में आप जानते हैं बच्चों, 4 अप्रैल 2005 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, उस टाइम इसका नाम मेवात रखा गया था और बाद में 2016 में इसका नाम रख के बदल के क्या रख दिया? नूह रख दिया। ठीक है, हमारे देश का पहला कंट्री क्लब जो वो यही है। देश का पहला मोबाइल कोर्ट जो है बच्चों, जो 2007 में जो लागू किया था वो भी यहीं पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों सर्वाधिक लिंगानुपात हरियाणा में नूह का है और सबसे कम साक्षरता जो दर है वो भी किसकी? नूह की। बच्चों पलवल जो 21वां जिला बना था, आपको पता है 15 अगस्त 2008 को आईने अकबरी में इसका नाम अपलवा मिलता है। गांधी जी को पहली बार हरियाणा में जो है वो पहली बार पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पलवल में जो है एक गांधी आश्रम भी बच्चों 1938 में जिसकी नींव सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। बच्चों हम बात करें चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी जो 22वां जिला हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा? चरखी दादरी। यह भी एक भू आवेष्टित जिला है रोहतक की तरह। जिस तरह रोहतक की जो सीमाएं हैं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, उसी प्रकार चरखी दादरी की भी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। पहले भू आवेष्टित जिला एक ही होता था रोहतक, अब जो है चरखी दादरी भी भूआवेष्टित जिला है बच्चों। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी और पंचकुला में बच्चों 2-2 विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी और पंचकुला में है। तो बच्चों कल पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 18 सितंबर 2016 को विकास रैली में इसकी घोषणा हुई थी जिला बनने की। उसके बाद 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
फिर 16 नवंबर 2016 को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और फिर 1 दिसंबर 2016 से ये जो 22वां जिला जो अस्तित्व में आया था, यह राज्य का 20वां जिला बना था नू, ये 21वां जिला बना था, और चरखी दादरी 22वां जिला बना था। तो निम्न में से किस जिला मुख्यालय को नगर परिषद बनाने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 2A में संशोधन किया गया? तो नूह के लिए संशोधन किया है बच्चों। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 जो कि प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों पर लागू होता है कि धारा 2A में किए संशोधन के अनुसार सभी, यह ध्यान देना बच्चों, सभी जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद होगी, चाहे वहां की आबादी कितनी भी क्यों ना हो। तो इस संशोधन में यह बात कह दी कि सभी जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद होगी, चाहे वहां की आबादी कितनी भी हो। ठीक है, तो यहां भ्रम किसका पैदा होता है? जिन जिला मुख्यालयों पर नगर निगम है जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा है। पिछले महीने जारी अधिसूचना के मुताबिक 3 लाख से ऊपर आबादी वाले प्रदेश के बड़े नगरों में नगर निगम स्थापित हो सकेंगे, लेकिन जिला मुख्यालयों पर कानूनन नगर परिषद ही होगी। यह चीज भ्रम पैदा करती है। प्रदेश सरकार नूह में नगर परिषद स्थापित करना चाहती है जहां की आबादी केवल 24,390 है। 24,390 है, इसलिए कानून में संशोधन जरूरी था। संशोधन में स्पष्ट होना चाहिए कि जिला नूह मुख्यालय में नगर परिषद होगी। ठीक है, हर जिला मुख्यालय में स्थापित शहरी निकाय के लिए नगर परिषद होने का उल्लेख करना निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों, त्योहारी सीजन नजदीक होने तक कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से प्रदेश में कितने कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं? बच्चों, आगे जो है त्योहारी सीजन आ रहा है, जैसे दशहरा आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा त्योहार होता है दिवाली आएगा, और सर्दियां भी बढ़ेंगी बच्चों। और ये दोनों ही चीजें जो है, क्योंकि दिवाली पे प्रदूषण बढ़ता है और सर्दियां बढ़ेंगी, दोनों ही जो है वो कोरोना वायरस के अनुकूल है। तो इससे संभावना जताई जा रही कि हो सकता है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनमें और ज्यादा इजाफा हो जाए। तो इसलिए प्रदेश सरकार ने कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मतलब इन सेंटरों पर केवल कोरोना के सीरियस जो मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, उन्हीं का इलाज हो सकेगा। तो कितने कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं? तो बच्चों 3। एक पीजीआई रोहतक में, कहां पे? पीजीआई रोहतक में। दूसरा जो राजकीय कल्पना कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, राजकीय मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला के नाम पे जो करनाल में। और तीसरा बच्चों हिसार के अग्रोहा में जो महाराजा अग्रसेन के नाम पे, जो महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो हिसार के अग्रोहा में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें, और जो करनाल में मेडिकल कॉलेज है कल्पना चावला के नाम पे उसमें, और जो हम बात करें पीजीआई रोहतक जिसका नाम हमारे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर है, इन तीनों को कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि यहां पे सिर्फ जो कोरोना के सीरियस मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये वही है बच्चों, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, कॉलेज करनाल, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, हिसार को कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के आदेश दिए। तीनों अस्पतालों में केवल कोविड के गंभीर मरीजों के उपचार के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे संबंधित आप जानते हो पीडीएफ जो है उसके लिए हमारे केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को, या जो हमारा कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को कोरोना काल में पढ़ाई के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? बच्चों, शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को कोरोना काल में पढ़ाई के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो बच्चों अभी हाल ही में हमारे शिक्षा विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, जिस ऐप पर स्कूल की हर रोज की गतिविधियां जो हैं वो क्या हुई वो अपलोड करनी होगी। इसके अलावा कौन से टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, कितना पढ़ाया, ये अपलोड करना होगा। इसके अलावा बच्चों जो वीकली टेस्ट होंगे वो भी ऐप पर ही होंगे। ठीक है,
और ये ऐप जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं और स्कूल के जो मुखिया हैं, उन सबको ये डाउनलोड करना जरूरी होगा। और इससे जो बच्चों ये ऐप जो है, अगर हम बात करें लगभग 20,50,000 विद्यार्थियों और लगभग 1 लाख टीचर्स तक ये ऐप जो है वो पहुंचाया जाएगा, ताकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई जो बाधित ना हो। तो इस ऐप का नाम है बच्चों अवसर ऐप। कौन सा ऐप है? अवसर ऐप। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सर्वे भी कराए जा सकेंगे। प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, स्टूडेंट्स और स्कूल मुखियाओं को अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। सप्ताह में टीचर द्वारा जो पढ़ाई विद्यार्थियों को कराएगी, उनके टेस्ट ऐप के जरिए कराए जाएंगे। यह टेस्ट सब्जेक्ट वाइज हर टीचर लेगा और इसके बाद संपूर्ण जानकारी विभाग को भेजनी होगी। 20,50,000 विद्यार्थियों व 1.0 लाख टीचर्स तक यह ऐप पहुंचाई जाएगी। तो बहुत अच्छी पहल है बच्चों हमारे शिक्षा विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में हरियाणा के कितने एक्ट में पंजाब का नाम आता है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र में हटाने की तैयारी चल रही है। तो बच्चों आप जानते हो पहले हरियाणा पंजाब का ही भाग था, संयुक्त पंजाब का भाग था हरियाणा। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ, 1 नवंबर 1966 को, तो पंजाब का 35%, लगभग 35% जो हिस्सा है बच्चों वो हरियाणा के हिस्से में आया। और उस टाइम पंजाब में जो अधिनियम, जो एक्ट लागू होते थे, वही हरियाणा में लागू हुए। और यह भी विचार किया गया कि अगले 2 साल में हरियाणा इनमें अपने जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकेगा। लेकिन बच्चों बहुत से एक्ट ऐसे हैं जो अब भी लगातार पंजाब के नाम पर ही चलते हैं, पंजाब का नाम ही उन एक्टों में जुड़ा हुआ है। और अब जो बच्चों इसको हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो अगला जो विधानसभा, जो हमारा विधानसभा सत्र होगा, उसके बाद शायद ही आपको पंजाब का नाम इन एक्ट में दिखाई दे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी स्टार्टिंग में पहले, उसमें 237 ऐसे एक्ट बताए गए थे। हमने पहले वीडियो में पढ़ा भी है बच्चों कि जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें कितने ऐसे एक्ट बताए जिनमें पंजाब का नाम जुड़ा, 237। लेकिन बच्चों ये आनन फानन में तैयार की गई रिपोर्ट थी। अब दोबारा रिपोर्ट आई है बच्चों। दोबारा रिपोर्ट क्या आई है कि 237 में से 74 तो ऐसे हैं जो अधिनियम एक्ट खत्म हो चुके हैं। 17 में से पहले ही पंजाब का नाम हटाया जा चुका है, 17 में पहले ही पंजाब का नाम हटाया जा चुका है। 74 एक्ट जो हैं वो ऐसे हैं बच्चों जो एक्ट ही खत्म हो चुके हैं। तो अब सिर्फ 163 बचते हैं। कितने बचते हैं? 163 एक्ट ऐसे जिनमें पंजाब का नाम जुड़ा हुआ है। जो पहले आनंद फानम में जो रिपोर्ट पहुंचाई गई थी उसमें 237 अधिनियमों का जिक्र था, लेकिन उनमें 74 जो है, अगर हम बात करें बच्चों, 74 जो है वो एक्ट ही खत्म हो चुके हैं। अगर इसमें से आप घटाओगे तो कितने बचेंगे? और इन 74 में भी 17 में पहले पंजाब का नाम जो है वो हट चुका था। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप कौशल विकास के माध्यम से रोज परक शिक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कितने उद्योगों के साथ समझौता किया गया है? तो आप जानते हैं बच्चों श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थित है बच्चों? ये आपको पता है, यह पलवल के दुधौला में। कहां है? पलवल के दुधौला में, ठीक है। और यह अस्थायी रूप से कहां चलता था बच्चों? अस्थायी रूप से यह गुरुग्राम में चलता था, ठीक है। तो बच्चों ये शायद ये भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय से रिलेटेड भारत का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा का भी पहला विश्वविद्यालय बच्चों। और अब जो है यहां जो युवा पढ़ते हैं उनके हुनर को अनुरूप कौशल विकास के माध्यम से रोज परक बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे इस तरह तैयार हों कि वो अपना रोजगार ढूंढ सके, अपना काम खुद कर सकें। मैंने आपको पहले बताया दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जो है वो हमारे प्रदेश में लागू की गई है, जिसके लिए इनके जो पाठ्यक्रम उनको उद्योगों से जोड़ा जाएगा बच्चों, ताकि बच्चे जो है रोजगार से रिलेटेड शिक्षा जो वो ले सकें। तो कितने
उद्योगों से समझौता किया है, तो 150 उद्योगों से समझौता जो है वो किया गया है बच्चों। आपको पता है हमारे जो अगर हम बात करें कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है, आज की वीडियो में पढ़ा था, श्री मूलचंद शर्मा के पास है बच्चों। तो अगला देखिए, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने किस जगह मोबाइल टावर लगवाया है जिससे बच्चे आराम से पढ़ सके। बच्चे सोनू सूद हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस व्यक्ति का नाम, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान इनका बहुत जबरदस्त मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया, बहुत से श्रमिकों को अपने घर भेजा इन्होंने अपने खर्चे पर। इसके अलावा हमारे हरियाणा की बात करें तो मोरनी क्षेत्र में पहले इन्होंने सरकारी स्कूलों के 14 बच्चों को जो है वो स्मार्टफोन दिए थे ताकि वो जो कोरोना काल के दौरान उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। ठीक है, अब मोबाइल तो दे दिए बच्चों, लेकिन दिक्कत किसकी थी? नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो सोनू सूद ने क्या किया बच्चों? टावर ही लगवा दिया बच्चों। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था पिछले वीडियो में, सोनू सूद ने जो बच्चे गरीब हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए अपनी मां के नाम पे, सरोज सूद के नाम पे छात्रवृत्ति शुरू की है। इसके लिए हमने यह भी पढ़ा था बच्चों, हाल ही में मुंबई के युवा फुटबॉलर को का जो है अपने खर्चे पर जो इन्होंने करनाल में इलाज करवाया, उससे पहले असम की गुड्डी देवी का इलाज भी हमारे करनाल में इन्होंने जो है अपने पैसों से करवाया था बच्चों। बहुत ही भला काम कर रहे हैं, सत नमन करता हूं मैं ऐसी हस्ती को। तो सोनू सूद ने कहता किस जगह मोबाइल टावर लगवाया जिससे बच्चे आराम से पढ़ सके, तो यह गांव है दपाना बच्चों, मोरनी क्षेत्र में आता है। मोरनी क्षेत्र में आप जानते हो हमारे हरियाणा का सबसे ऊंचा शिखर भी कहां है? पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में करो के नाम से, कई जगह कारो भी लिखा होता है बच्चों। 1514 मीटर ऊंचा हमारा जो है वो हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। रायपुर की बात करें तो बच्चों इसको नैनो सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनो सिटी किसको कहा जाता है? रायपुर को। यह भी पंचकुला में बच्चों। और पिंजौर जो बच्चों वो आमों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हो आमों के मेले के लिए प्रसिद्ध कौन सा है बच्चों? पिंजौर है। तो अभिनेता सोनू सूद ने किस जगह मोबाइल टावर लगवाया? तो वो गांव है दपाना गांव बच्चों कहां पड़ता? मोरनी क्षेत्र में। पंचकुला का गांव है, मोरनी क्षेत्र में पड़ता है बच्चों। तो आगे देखिए, ग्रामीण महिलाओं के हुनर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सेल्फ हेल्प से जुड़ी महिलाओं को किस मेले के माध्यम से हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा? तो बच्चों अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला आप जानते हो बच्चों फरीदाबाद में लगता है, बड़ा मशहूर मेला है फरीदाबाद में, जिसको शिल्पकारों का कुंभ कहते हैं। आर्ट्स जो अगर हम बात करें शिल्पकारों का जो कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? सूरजकुंड मेला कहां लगता है? फरीदाबाद में। किस महीने? फरवरी में। ज्यादातर 1 से 15 फरवरी तक लगता है बच्चों, कई बार 2 से 17 तक भी चलता है। तो देश विदेश के जो शिल्पकार हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो शिल्पकारों का कुंभ जो है, क्राफ्ट्समैन का कुंभ कौन सा कहलाता है? सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। अगर मैं बात करूं फल्गु मेले की, तो फल्गु मेला बच्चों कैथल के फर्ल गांव में बच्चों कब लगता है फल्गु मेला? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फल्गु मेला कब लगता है? तो लगता है आश्वज माह की सोमावती अमावस्या को। आश्वज माह की सोमावती अमावस्या को लगता है बच्चों, ये हर साल नहीं लगता। आश्वज महीने की, जिसको अश्विन भी कह देते हैं, सोमावती अमावस्या को फर्ल गांव में, कैथल के फर्ल गांव में जो है ये फल्गु मेला लगता है। फल्गु ऋषि से भी संबंधित बताया जाता है। इसके अलावा कहते हैं पुराने समय में यहां फर्ल नाम का एक बहुत बड़ा वन था जो यज्ञ करने के लिए और तप करने के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता था बच्चों। और ऐसा भी कहते हैं कि इस सोमावती अमावस्या को आश्वज के दिन इस तीर्थ में स्नान करके अपने अगर पिंडदान किया जाता है तो पितरों को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है बच्चों। वामन द्वादशी का मेला आप जानते हो, अभी पीछे आया था, ये अंबाला का मशहूर है। कहां का? अंबाला का। तो ये कब लगता है वामन द्वादशी का मेला बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना, वामन द्वादशी का मेला जो कब लगता है? तो ये लगता है भादो मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को।
और ये विष्णु का जो अवतार था, भगवान विष्णु का अवतार, वामन अवतार, उसको समर्पित है ये मेला। वामन द्वादशी का मेला जो है कोरोना के कारण अब की बार जो 3 दिन नहीं चल पाया बच्चों, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। और बात करें शीतला माता का मेला, तो बच्चों ये लगता है गुरुग्राम में। कहां लगता है ये? गुरुग्राम में। बच्चों ये कब लगता है? चैत्र मास के नवरात्रों में, इसके अलावा बैसाख में, इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे आषाढ़ मास में, और इसके अलावा जो आश्विन के नवरात्रे हैं उनमें मेला जो है पूरे प्रदेश से लगभग 50 लाख दर्शनार्थी जो इस मेले में आते हैं बच्चों। इसे मसाणी माता का मेला भी कहते हैं, मसाणी माता या चेचक की माता। चेचक की माता, शीतला माता या मसाणी माता जो है एक ही बात है बच्चों। मेला कहां लगता है? गुरुग्राम में, चैत्र मास के नवरात्रों में, इसके अलावा बैसाख में। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे आषाढ़ महीने में, और नवरात्रे जो होते हैं बच्चों आश्विन मास के, उनके दौरान जो है यह मेला लगता है। तो ग्रामीण महिलाओं के हुनर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सेल्फ हेल्प या स्वयं सहायता समूह जो बच्चों, ये हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जो है बच्चों, उनकी पहल है कि ग्रामीण महिलाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिले। किस मेले में? जो है सूरजकुंड मेले में। किस मेले में? सूरजकुंड मेले में। तो सभी जिला स्तर पर जो ये सेल्फ हेल्प है, स्वयं सहायता समूह, इनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए अगर हम बात करें हिसार सचिवालय में, हिसार सचिवालय में सेल्फ हेल्प का जो है वो बूथ भी चलाया जा रहा है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों पढ़ते रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक जो है आप अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।